हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। वैसे तो जापान के बारे में हमने क्लास में बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो बच्चे क्लास लेते थे लगभग जापान का फिज़िकल, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन, सभी कुछ मैंने पढ़ा दिया था। थोड़ा सा ही 2-3 लेसन रह गया था, लेकिन जो बच्चे नहीं आए थे उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैप वगैरह तो अभी कॉलेज में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने एटलस से और भी रिसोर्स से हमने वो किया है, मैनेज किया है। बाकी आप लोग भी इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैप आप लोग एटलस से देख लीजिए या गूगल से देख लीजिए, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी चीज़ का फिज़िकल समझना है तो मैप के बिना संभव ही नहीं। तो हम लोग कोशिश करते हैं। तो जापान के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वीपीय देश है। द्वीपीय मतलब कि टोटल छोटे छोटे हज़ारों द्वीपों से मिलके बना है, लेकिन इसके मुख्य जो 4 द्वीप हैं उन पे हम लोगों को फोकस करना है। उन्हीं में इसकी जो भी पॉपुलेशन है, जो भी इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी जनसंख्या है, एग्रीकल्चर रीजन है, ये सब उसी में बसा हुआ है। और आप देखेंगे कि बहुत ही छोटा है इसका क्षेत्रफल है ना। और इनके पास जो भूमि है बहुत छोटी है, रहने योग्य बहुत जिसको कहते हैं कि सही नहीं है, पथरीली है, पहाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ही इन्होंने इतना विकास कर रखा है। बाकी आप इतिहास इसका जानते होंगे कि एक समय बहुत विकसित था, और नागासाकी और हिरोशिमा पर जब विश्व युद्ध हुआ था तो परमाणु बम गिरने के बाद इसकी क्या स्थिति हुई थी, लेकिन बहुत तेज़ी से इसने अपना विकास किया। तो जापान की ये जो गिर कर उठने की जो एक इसने अपना वो अपनाया, उसको हम सबको सीखना चाहिए, है ना। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों पर दुख का पहाड़ टूटा है, तो उसमें भी बहुत से लोग उठ के फिर से खड़े हुए हैं। तो इसी तरह से हम सबको आगे बढ़ना है धीरे धीरे, है ना। तो जापान को हम लोग देखें अगर मोटे मोटे तौर पर, तो इसको बहुत सारे उपनामों से संबोधित किया गया है। उपनाम मतलब इसको क्या क्या कहा गया है। जैसे इसको एक नाम से हम जानते हैं निप्पन। निप्पन निप्पन का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय का देश। ठीक है, आपने देखा, अगर इसको ध्यान से देखिए तो एटलस में हम देखें तो बिल्कुल चाइना के बगल धनुषाकार आकृति में इस तरह से फैला हुआ है। पहले इसका होक्काइडो है, फिर होन्शु द्वीप है, फिर इसका शिकोकू है, और उसके बाद क्यूशू है। तो इस तरह से इसकी आकृति बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि टोटल इसकी जो आकृति है वो द्वीपीय है। द्वीपीय मतलब इधर आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और ये सी ऑफ जापान, यानी पूरा ये जापान सागर। ठीक है, तो चारों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। अब इसमें हम देखें सबसे पहले नंबर पर ये जो इसका ये भाग है, ये क्या है? आपका होक्काइडो। ठीक है, और फिर ठीक इसी से ज्वाइंट आपका ये आपका होन्शु, ये पूरा आपका होन्शु है, जो कि यहाँ से कर्व की तरह, हाफ सर्कल की तरह पूरा ऐसे ये कर्व है। उसके बाद आपका फिर ये शिकोकू, ये वाला, और फिर ये क्यूशू। ये इस तरह से 4 मुख्य इसके द्वीप हैं, जिसमें हम अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? होन्शु हो जाएगा। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? होक्काइडो हो जाएगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो ये सीरियल है इसका। अब इसका अलग अलग क्षेत्रफल भी हमको आना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका सभी का क्षेत्रफल, और पूरे जापान का क्षेत्रफल, और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 1-1, 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जापान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है ना। तो और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कुल कितने द्वीपीय देश हैं, ये सब कुछ आपसे 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हमने देखा, ये हमने एक रफली मैप भी बनाया है जिसमें अलग अलग भागों को, ये तो जब हम भौतिक भाग पढ़ेंगे तब इसके पार्ट हमने यहाँ से डिवाइड किए हैं, लेकिन इसके जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपका क्षेत्रफल, यानी जापान का कुल टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो जापान का कुल टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 37,07,384 वर्ग किलोमीटर। 37,07,384 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
और इसका जो विस्तार है, विस्तार आप नोट कर सकते हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, उसके बाद 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आप रफली नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सभी जो ये द्वीपीय देश हैं इनका भी क्षेत्रफल हमको आना चाहिए। अलग अलग हम लोग इसका क्षेत्रफल देखेंगे। अब हम लोग इसमें ये देखिए, ये प्रखंड बना हुआ है पूरा। तो सबसे पहला जो हमारा होक्काइडो है, होक्काइडो का कुल आपका जो क्षेत्रफल है वो है 78,113 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा जो ये वाला भाग है, ये क्या है हमारा होन्शु। होन्शु का क्षेत्रफल है 2,30,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक, फिर आपका आता है शिकोकू। शिकोकू का क्षेत्रफल है 18,772 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में जो आपका छोटा वाला द्वीप है क्यूशू, क्यूशू का है 41,993। तो इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्षेत्रफल के हिसाब से हम अगर देखें तो हमारा होन्शु है ये। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि हमारा जो सबसे बड़ा द्वीप जापान का है वो क्या है, आपका होन्शु। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल को भी हमने देख लिया, इसके जो द्वीप हैं। अब इसके बाद ये सारे द्वीप हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज्वाइंट है, क्योंकि हमने बताया ना कि द्वीपीय देश हैं। द्वीपों में क्या होता है कि अच्छा, जापान के ये 4 तो हमारे बड़े द्वीप हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जापान के पास लगभग 3900 द्वीप इसमें काउंट किए गए हैं, जो कुछ दिखते हैं, कुछ पानी के अंदर डूबे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये द्वीपों द्वारा ही एक दूसरे से, ऐसे छोटे छोटे द्वीप जिनका कोई अस्तित्व नहीं, कभी ये पानी में डूब जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, तो इस तरह से ये जल संधियों द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनकी जल संधियों को भी हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले कोरिया, कोरिया के पास जापान लगभग 175 किलोमीटर चौड़े सुशिमा जल संयोजक द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीके के लिए। कौन से? सुशिमा जल संधि द्वारा ये एशिया से अलग है। ठीक है, ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद होक्काइडो और हांशु, होक्काइडो व हांशु के मध्य यानी जो ज्वाइन करती है जल संधि, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुगारू, सुगारू जलडमरू मध्य। ठीक है, ये हो गया आपका होक्काइडो और हांशु को जोड़ने वाली संधि। फिर उसके बाद होन्शु और शिकोकू, ये भी जुड़ते हैं एक जल संधि द्वारा। होन्शु और शिकोकू के मध्य तीसरी जो जल संधि है वो है सेतोउची। सेतो, ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे। सेतोउची, सेतोउची जलडमरू मध्य। और उसके बाद चौथा आपका क्यूशु और शिकोकू के मध्य जो है, सॉरी, हांशु और क्यूशु को जो जोड़ती है, हांशु और शिकोकू को जोड़ने वाली मैंने बताई सेतोउची, और हांशु और क्यूशु को जो जल संधि जोड़ती है वो है शिमोनोसोकी।
सोकी। तो इस तरह से आपकी सभी जल संधियाँ जो एक दूसरे से ज्वाइन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बाकी छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आप लोग भी ढूंढिएगा, है ना। जैसे जापान को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन इसको कहते हैं। लैंड ऑफ वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी जागृत अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी जो इसकी जीके की पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग अपने से सर्च करते रहेंगे और बीच बीच में जो आएगा वो हम भी आपको बताते रहेंगे। तो टोटल अब हम लोग इसके फोकस करते हैं जापान के भौतिक भाग पर। तो जापान का भौतिक भाग, जैसे चाइना का मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वैसे ही जापान का भौतिक प्रखंड या भौतिक भाग आप इसको कहेंगे। तो जापान के भौतिक भाग में इस तरह से देखिए, जो जापान का द्वीपीय मैप है, यहाँ पर जो मैंने लाइनें क्रॉस की हैं, यही इसके 4 भौतिक भाग हैं। पहला आपका है होक्काइडो प्रखंड, यानी एक पार्ट जो यहाँ से अलग होता है, ये जापान का पहला भौतिक भाग है, होक्काइडो प्रखंड। दूसरा भाग है उत्तरी पूर्वी प्रखंड, यानी ये भाग जो है वो उत्तरी पूर्वी प्रखंड है, होन्शु का ऊपरी हिस्सा है, आप उसको उत्तरी कह देंगे। लेकिन ये भाग 2 भागों में दोबारा बटा हुआ है, ए पार्ट बी पार्ट। तो ए पार्ट हो गया जापान आंतरिक सागरीय भाग और दूसरा है प्रशांत महासागरीय बाह्य भाग, यानी इस भाग को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। तो जापान का आंतरिक सागरीय भाग आपका ये भाग हो गया, ये पार्ट आपका हो गया ए, और दूसरा प्रशांत महासागरीय बाह्य भाग ये कहाँ है, ये इसी भाग में, ये आपका पार्ट हो गया बी। क्लियर हो गया आपको कि पहला भाग आपका जापान आंतरिक सागरीय भाग ये, और दूसरा प्रशांत महासागर इधर है, तो प्रशांत महासागर वाला भाग इधर, और ये जो आप जापान सागर देख रहे हैं ना पूरा, ये आपका ए पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये दूसरा भाग आपका हो गया। अब तीसरा मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रखंड, इसमें देखिए ये मेन सबसे मुख्य भाग है जापान का, मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रखंड, फोसा मैग्ना कांटो प्रखंड। ठीक है, ये इस जगह का नाम है, यानी जो तीसरा पार्ट है ये वाला भाग, ये है हमारा नाम भी मध्यवर्ती, मध्य में है। फोसा मैग्ना यहाँ एक रिफ्ट घाटी है, ठीक है, ज्वालामुखी से निर्मित एक घाटी है फोसा मैग्ना, और कांटो का यहाँ मैदान कुछ है, इस कारण इस पूरे पार्ट को इन 3 नामों से संबोधित कर दिया गया। इसके बारे में हम लोग जब अभी एक एक पार्ट पढ़ेंगे बहुत क्लियर पढ़ेंगे कि ये इसको क्यों फोसा मैग्ना कहा गया, तो आपको एक्सप्लेन हम उसमें करेंगे। फिर आपका चौथा जो भाग है वो है दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड, यानी ये आपका भाग जो है ये, ठीक है, ये दक्षिण में भी पड़ रहा है, ठीक है, पश्चिम में भी पड़ रहा है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी ये प्रखंड आपका चौथा भाग हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक रफ मैप में हम जापान के इन प्रखंडों को, बाकी किताबें लीजिए आप, किताबों में और भी क्लियर है और भी साफ़ सुथरे से दिया हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक रीज़न का, जैसे पहला हमारा होक्काइडो प्रखंड, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक क्लियर करें।